जब तक मंजिल नहीं, हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। भारी क्वेश्चन था आज का है। ठीक ठाक था। आइए बोला बनाया। पहला का आंसर बोलो। 2 नंबर ए बी। पहला कहता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। सही है ना। फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम कहता है कि यदि बाएं हाथ की 3 उंगली अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को एक दूसरे के परस्पर लंबवत इस प्रकार से रखें कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और अंगूठा चालक में धारा की दिशा बतला रहा हो, तो इस अंगूठा से बल की दिशा ज्ञात होगी। तो पहला स्टेटमेंट फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से बल की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल सही है, यानी ए तो होगा ही होगा। विचार करना था तो ए होगा। दूसरा कहता है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, यानी दाएं हाथ का अंगूठा का नियम। अब भाषा अपना ठीक ठाक है, जो लिखता है वो किसी सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करता है। बिल्कुल सही है। यदि हम दाएं हाथ से चालक को इस प्रकार से पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो उंगलियां जैसे मुड़ेंगी वो मैग्नेटिक फील्ड बतलाएगा। चुंबकीय उंगलियां जैसे मुड़ेगी, कैसे मुड़ रही है, एंटी क्लॉकवाइज यहां पर, तो ये इसके चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार होगा, सर्कुलर होगा और इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। बी भी सही है। तीसरा कहता है हमारे देश में प्रत्यावर्ती धारा की दिशा प्रत्येक 0.02 सेकंड के पश्चात परिवर्तित हो जाती है। ये गलत है। हमारे देश में एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है और ये पूरा एक चक्र है, और ऐसा ऐसा 1 सेकंड में 50 चक्र होता है। तो 2 बार दिशा बदलती है, एक बार इधर और एक बार इधर। इसका मतलब 0.02 सेकंड तो इसकी आवृत्ति है कि ये साइकिल 0.02 सेकंड पर रिपीट होगा। लेकिन अगर पूछे कि कितने सेकंड के पश्चात परिवर्तित होती है, तो ये होगा 1/100, यानी 0.01 सेकंड के पश्चात परिवर्तित होती है। भाई 1 सेकंड, एक चक्र में कितना बार बदलता है? 2 बार। एक बार ऊपर और एक बार नीचे, तो एक चक्र में 2 बार दिशा बदला ना। और 1 सेकंड में कितने चक्र? 50। तो 50 चक्र का मतलब 100 बार दिशा बदला। अगर 100 बार बदला कितना देर में? 1 सेकंड। तो 100 बार बदला 1 सेकंड में, तो एक बार कितने देर में बदलेगा? 1/100 सेकंड, यानी 0.01 सेकंड के बाद अपना रिपीट करेगा। 3 नंबर गलत है। एसी की तुलना में डीसी का डीसी का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के भेजा जा सकता है। डीसी का ये लाभ नहीं है, ये किसका लाभ है? एसी का। इसीलिए सी और डी
तो हेलो हेलो, इसका मतलब केवल दो स्टेटमेंट सही है, एक ए सही है और एक बी सही है, और हम लोग को बताना था विचार करने के बाद कि इनमें से सही कथन कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक और बी। बोलो, बात समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कथन में कौन सा से सत्य है, बताओ भाई। प्रकाश के सरल रेखीय प्रसार के नियम में कहा गया है कि प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में गमन करता है। बिल्कुल सही है। सीधा रेखा संचरण में कहा गया रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, अंग्रेजी में एक थ्योरी है, यानी प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। क्यों चलती है, अगर कभी कोई ये पूछ दे तो इसका कारण बताना। क्या कारण बताओगे? क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। अगर कारण पूछ दे कोई कभी कि क्यों चलती है, कारण अगर पूछ दे तो बताना क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। क्योंकि प्रकाश का वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा से लिख रहे हैं, लैम्डा बहुत छोटा होता है, और इसीलिए प्रकाश हम लोग को सीधी रेखा में चलती प्रतीत होती। एक नंबर बात सही है। दूसरा कहता है ग्रहण प्रकाश के सरल रेखीय प्रसार के परिणाम स्वरूप बनता है। बिल्कुल सही है। ग्रहण क्या है? छाया है, शैडो है। ग्रहण क्या है? छाया है। तो छाया का निर्माण प्रकाश के सरल रेखीय संचरण के कारण होता है, इसीलिए दो भी सही है, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, एक और दो दोनों सत्य है। प्रकाश के सरल से रेखीय संचरण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर प्रकृति में बोलो तो ग्रहण है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सरल रेखीय संचरण का प्रमाण क्या है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, अगर पूछे इसका प्रमाण क्या है तो सीधा सीधी बताना है कि प्रकाश के मार्ग में आने वाली वस्तुओं का क्या निर्माण होता है? छाया का निर्माण होता है। यही प्रकाश के सरल रेखीय संचरण का प्रमाण। क्वेश्चन नंबर आ जाइए तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचरित नहीं होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचरित नहीं है। तो बाकी का हिंदी आए कि नहीं आए, अंग्रेजी आए कि नहीं आए, हैजा तो जरूर जानते हो, कॉलरा होता है। और कॉलरा जो होता है ये पानी से फैलने वाला रोग होता है, पानी से। तो ये कॉलरा इसका आंसर हो जाएगा, जो एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है विब्रियो कोलेरी। विब्रियो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस बैक्टीरिया का शेप कॉमा जैसा होता है। उपदंश, इस बीमारी को इंग्लिश में सिफिलिस कहा जाता है, और ये एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है ट्रिपोनेमा पैलिडियम। याद रख सको तो अच्छी बात है, ट्रिपोनेमा पैलिडियम। और ये उपदंश का इंग्लिश होता है सिफिलिस। एड्स भी यौन संचरित रोग है, और ये एक वायरस से होता है, इसका नाम होता है HIV, और ये इम्यूनो इम्यून वायरस होता है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। सुजाक, इसको इंग्लिश में गोनोरिया कहते हैं, गोनोरिया। और ये जो है एक जीवाणु से होता है, और इस जीवाणु का नाम है नेइसेरिया गोनोरिए, नेइसेरिया गोनोरिए। तो जितना याद रख सको अच्छी बात है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, हैजा, कॉलेरा। क्वेश्चन नंबर आ जाओ तुम लोग 5 नंबर है। एस एस का मतलब होता है, एस का मतलब शेखर, एस का मतलब सिंह, चंद्र गायब है इसमें है। तो लोग करेगा बदमाशी, कल पढ़ाए रे, कल परसों का टेस्ट का डिस्कशन में कराए, सिंगल स्ट्रैंडेड, याद आया? अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 4।
क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। नीचे दिए गए आलेख में दी गई जानकारी के अनुसार 30 सेकंड में किसी वस्तु द्वारा विराम अवस्था से आरंभ करके तय की गई दूरी का मान ज्ञात करें। मेरे ख्याल से आप लोग को बनाना चाहिए, और अगर बनाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो अभी बनाइएगा। ग्राफ अगर आपको बोर्ड पर ठीक ठाक नहीं दिख रहा है तो मटेरियल में ठीक ठाक दिख रहा होगा, और मटेरियल में नहीं भी दिख रहा है तो फिर से एक बार उस पर कलम चला करके 0, 10, 20 और 30 कर दीजिए। यहाँ टाइम लिखा हुआ है, यहाँ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है। ऐसे एक स्क्वायर यहाँ, और ऐसे एक स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है, और इस प्रकार से यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखा हुआ है। का ये तो हम नहीं लिख पाएंगे, का ये ऐसे हम लिखते हैं कि एक्सेलरेशन है और ये 5 मीटर पर सेकंड। कुल मिलाकर के चीजें जो आपको दिखनी चाहिए वो ये है। अब वस्तु विराम अवस्था में है तो u का मान 0 है, और कहता है कि t बराबर 0 से लेकर के 10 सेकंड तक ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर, और हमको निकालना है तय की गई दूरी। प्रारंभिक वेग 0 और 0 से 10 सेकंड तक 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का समान त्वरण है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और इसको हम S1 कहेंगे। ये जो दूरी यहां से यहां तक में तय हुआ, मान लेते हैं कि ये S1 है। ये दूरी हम मान रहे, वो दूरी दिखा नहीं रहे, वो टाइम दिखा रहा है। हम मान रहे कि 0 से 10 सेकंड में S1 दूरी तय हुआ। ये क्योंकि 0 है इसीलिए आधा एक्सेलरेशन का मान 5 और टाइम का मान 10 का स्क्वायर, तो 100 और गुना 5 500 और बट्टा 2 250 मीटर एक भाग हो गया। इसके बाद कहता है 10 से 20 तक वस्तु में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। ठीक है, 10 से 20 तक में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, तो 10 से 20 सेकंड तक में ये जो दूरी तय करेगा 10 से 20 सेकंड में ये कितने से तय करेगा, तो इसका हम निकाल लेते हैं S2 दूरी। S2 बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब u का मान कितना हो जाएगा, 5 के त्वरण से अगर 10 सेकंड तक चला होगा तो 50 मीटर पर सेकंड इसका वेग यहां पर हो जाएगा। ये बात तो क्लियर है। और कितना देर तक चलेगा, तो 10 सेकंड तक चलेगा। एक्सेलरेशन 10 से 20 तक में 0 है और टाइम 10 का स्क्वायर है। इसको सॉल्व करेंगे, खत्म हुआ इसका कहानी। और ये 500 मीटर, तो ये हो गया 10 से 20 में 500 मीटर और 0 से 10 में 250 मीटर। इस 20 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड में, यानी t बराबर 20 से t बराबर 30 में एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो -5 है। तो अब जो दूरी होगी वो S3 होगी, और S3 बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। q की वैल्यू आपकी कितनी है, यहां से यहां तक तो वेग बदला नहीं है, तो यहां 50 था तो यहां भी 50 है। और t की मान कितनी है भाई, 10 है, प्लस आधा एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई -5 और टाइम की वैल्यू हो गई 10 का स्क्वायर। ये हो गया 500 माइनस 250 यानी 250 मीटर। अब दूरी 2.5, 5 और 2.5 कुल मिलाकर के 1000 मीटर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। ऐसे ऐसे करने से नहीं होता है, पढ़ने से। हेंस में ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन को खाली ध्यान से समझो। समझा कि नहीं समझा तुम लोग? पहला 10 सेकंड 5 का त्वरण से चला, अगला 10 सेकंड एक्सेलरेशन 0 है, और अगला 10 सेकंड में नेगेटिव एक्सेलरेशन 5 है। अगर यहाँ ऊपर प्लस है तो स्वाभाविक है भाई यहाँ नीचे माइनस होगा। प्रारंभिक वेग 0 है, ध्यान से समझो, प्रारंभिक वेग 0 है। 0 से 10 सेकंड में एक्सेलरेशन 5 का है, तो पहला 10 सेकंड में 250 मीटर दूरी तय करेगा। एक बार के लिए बोलो यहां तक का समझ में आया कि नहीं? क्या 10 सेकंड के बाद वस्तु का वेग 0 ही रहेगा? एक्सेलरेट जब होगा 10 सेकंड तक तो वेग तो बढ़ेगा ना, और 10 सेकंड के बाद इसकी वेग कितनी होगी, तो 10 सेकंड के बाद अगर वेग निकाले v बराबर u प्लस at से, तो ये 0, एक्सेलरेशन 5 और t 10, तो ये हो गया 50, यानी 10 सेकंड के बाद 50 वेग, और 10 से 20 सेकंड तक में एक्सेलरेशन 0, यानी 10 से 20 सेकंड तक ये 50 के ही वेग से चला है।
अगर 50 के वेग से 10 सेकंड चलेगा तो टोटल कितना दूरी तय करेगा? 500 मीटर। अब यहां पर इसका वेग 50 है और 50 के बाद अगला जो है ये आपका कितना नेगेटिव एक्सेलरेशन है इसका? 5 का। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इसका 5 का है, 50 का वेग है, नेगेटिव एक्सेलरेशन 5 का है, तो इस बार जो दूरी तय होगा वह कितना होगा? 250। क्योंकि हमको विस्थापन नहीं निकालना, क्या निकालना है? दूरी। तो तय की गई दूरी निकालनी है, तो दूरी में हमने तीनों को जोड़ा और इसका आंसर आ गया कितना? आंसर आ गया 1000 मीटर। अगर कोई अच्छा विद्यार्थी हो, थोड़ा और अच्छा हो, ये तो आपको हम समझाने के लिए बताए, आप इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करके बना सकते हैं। इसी क्वेश्चन को आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी कन्वर्ट करके आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप एक्सेलरेशन और टाइम का एरिया से वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी निकल, यहां पर एरिया कितना है बोलो? यहां एरिया कितना होगा? 5 दहा के 50 और यहां पर एरिया कितना है? 5 दहा के 50। आप सबको पता है, कहूं मैं इसको, आप सबको पता है कि एस बराबर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a होता है। तो यहां पर 50 का स्क्वायर और बट्टा 2 गुना 5, तो ये 2500 और बट्टा कितना? अरे 2500 और बट्टा 10 कितना हुआ है? 2500, 250। तो ये यहां पर ये हो गया 250। अगर ये हो गया 250 तो ये भी हो गया 250। 250 250 कितना हो गया? 500। और ये बीच वाला ये कितना? 10 से 20 और वेग कितना? 50। तो 50 ना के 500, 500 250 250 कितना हो गया? 1000। ये क्वेश्चन नंबर बनाने का तरीका नंबर 2 है। अभी और भी तरीका है। इसी को अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी कन्वर्ट कर दें तो ये क्वेश्चन और आसानी से बने। चलो आओ, तुम लोग क्वेश्चन देख के परेशान नहीं हो, क्वेश्चन देख के सीखो। परेशान होने से जीवन नहीं चलता है, आगे बढ़ने से जीवन। अभी कथन, तापमान 90 डिग्री सेल्सियस पर जल में ध्वनि की चाल तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल से अधिक होती है। क्या लगता है, सही है कि गलत है? सही है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है, तापमान बढ़ने पर जल का घनत्व कम होता है। सही है कि गलत है? अरे तापमान बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा और आयतन बढ़ेगा तो जल का घनत्व क्या होगा? कम, क्योंकि डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी कम हो गया। आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। आंसर हो जाएगा, क्या कहता है ऑप्शन देखते हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। ठीक है, आंसर हो जाएगा कौन सा? हाँ बढ़ जाती है, ये भी ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन। अब तुम्हारा क्वेश्चन था राकेश कि अगर तापमान बढ़ाएंगे तो लंबाई तो बढ़ेगा, एरिया का होगा, यही क्वेश्चन था ना? जो भी तुमसे पूछा और जिसको तुमको जवाब देना है उसको एक चीज समझा देना कि लेंथ बढ़ने पर एरिया बुआ तब घटता है, उसको अच्छा से समझाना कि लेंथ बढ़ने पर एरिया तब घटता है जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट रहता है? वॉल्यूम। लेकिन जब हम किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसका लेंथ भी बढ़ेगा, एरिया भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तीनों चीज बढ़ेगा। क्या क्या बढ़ेगा? रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन, 3 प्रकार का प्रसार गुणांक होता है। तो लेंथ बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा और एरिया बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो उसको बोलना इसका सवाल का जवाब सुनो, उसको समझाना, नहीं समझे ना तो धर का कूट देना। यही था रे, यही यही पूछा था 8 से 9 का। तो उसको बोलना कि लेंथ बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? लेंथ बढ़ेगा तो एरिया, लेंथ लेंथ बढ़ता है गर्म करने पर तो एरिया भी बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है, तीनों बढ़ता है। लेंथ बढ़ने पर एरिया तब घटेगा जब वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। उसको समझाना है, नहीं समझेगा तो मेरे पास भेजना है। अगला क्वेश्चन। यस।
मतलब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है कि एक लोहा का प्लेट है या जो भी है उसमें एक छिद्र है, अगर गर्म कर दिए तो आकार क्या होगा, यही है ना, छिद्र का बढ़ेगा, इनक्रीज। किस कारण से? तुम्हारे पास ये कागज है मान लो, मेरे पास कारण है एक ही, प्रैक्टिकल करो। गर्म करने पर ये क्या करेगा, फैलेगा कि सिकुड़ेगा? है, गर्म करने पर कोई भी चीज का क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। अगर इसको हम तुमको एक्सपेंड करने बोले तो तू कैसे एक्सपेंड करेगा, इसको फैलाओगे कैसे बताओ? ऐसे। अब इसमें हम छेद कर, हो गया छेद। अब हम बोले इसको गर्म करो तो ये फैलेगा जब, तो छिद्र का साइज क्या होगा, हो गया। अगला, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास कितना है, 6। 6 कहता है नीचे दिए गए चित्र में ए बी बी सी बी डी क्रमशः आपतित, परावर्तित और अपवर्तित किरणों का प्रतिनिधित्व करता है। आपतित है, परावर्तित है और अपवर्तित है, ठीक है। जब 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाला एक समतल तरंगाग्र वायु और सघन माध्यम के पृथक्करण बिंदु पर आपतित होता है तो अपवर्तित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या होगा? देखो सीधा सीधी, ये हमारे पास एक फिगर है और इस फिगर में आप देख सकते हैं कि प्रकाश जो है वह एयर से यानी वायु से एक सघन माध्यम में जारी है और ये सघन माध्यम हमको पता नहीं। ये प्रकाश ऐसे आई और ऐसे मुड़ गई, ये हमारा अभिलंब है। ये एंगल हमारा 45 डिग्री का है और ये हमारा 60 डिग्री, यानी हमारे पास एंगल आई 45 डिग्री है, एंगल आर 60 डिग्री। तो स्नेल के नियम से म्यू बराबर होता है साइन आई और बट्टा साइन आर। साइन आई की वैल्यू 45 है और आर की वैल्यू साइन 60 है। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बोलो, है? लेकिन यहाँ थोड़ा सा मेरे से गड़बड़ हुआ, ये 60 अगर इधर से तो इधर से तो ये 30 होगा ना, तो ये साइन 30 होगा, है ना, क्योंकि अपवर्तन कोण लेना है तो ये साइन 30 डिग्री होगा। ये 1/√2 और डिवाइडेड बाई साइन 30 यानी 1/2, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर तो √2 यानी 1.414 है। एक बार के लिए बोलो सबको यहां तक समझ में आया क्या? स्नेल का नियम मालूम है ना, साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू। म्यू क्या होता है, अपवर्तनांक। आई क्या है, आपतन कोण, आपतित किरण का अभिलंब के साथ कोण। आर क्या है, अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण का अभिलंब से साथ कोण। ये 60 डिग्री है तो ये अपवर्तन कोण नहीं है, अपवर्तन कोण ये है ना, ये झुट्टो फंसाने के लिए सब। और आप फंसिएगा, जैसे अभी हम थोड़ा देर के लिए फंसे थे, लेकिन हम सोच रहे थे मने मन कि गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि लिखते लिखते हम गड़बड़ हमको पता चल जाता है। तो विरल से सघन जा रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ना चाहिए था, अभिलंब की ओर मुड़ेगा तो 45 से छोटा होना चाहिए था। हम सोच रहे थे 60 कैसे हो गया, फिर देखे नहीं, चित्र थोड़ा अच्छे से देखना होगा। अब हो गया आपका काम। आपको पता है कि किसी भी मीडियम में तरंग दैर्घ्य जो होता है, निर्वात या वायु में तरंग दैर्घ्य और बट्टा अपवर्त, बस कितना था भाई, 6000। आपके पास क्वेश्चन में 6000 है और म्यू की वैल्यू आपके पास 1.414। 6000 को 15 से अगर 1.5 से भागा दे तो कितना आ जाएगा, है लगभग 4000, यानी 4000 से मेरा ऊपर जाएगा। 4000 से ऊपर में मेरे पास एक ही ऑप्शन है और वो है 4243 एंगस्ट्रॉम। आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन देखने में सिर्फ खतरनाक लग सकता है, बनाने के बाद बनते चल जाएगा। इसीलिए तुम लोगों को खतरनाक खतरनाक बना दे रहे, ताकि तुम लोग टेक्नीशियन के लिए सुपर खतरनाक, है ना। इसके बाद इससे ऊपर का लेवल नहीं पूछे, ये हो गया दम, लिमिट लिमिट तक जाएंगे और बोलेगा तो और भारी करवा देंगे, बहुत भारी है? हाँ बस बनाते जाओ ना तुम लोग, बनते जाएगा, है क्या? है नहीं समझे रे? आसान कर दें, करना ही नहीं है। हम बोले ना, जब जब मेरे यहाँ टेस्ट दो और कॉन्फिडेंस लूज हो तो अगल बगल चल जाना, फिर जब 60 65 आ जाएगा तो फिर आ जाना, कॉन्फिडेंस जब बढ़ जाएगा तो फिर 30 35 यहाँ आएगा तो बस वैसे ही करते रहना। कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देंगे, टेंशन नहीं लो।
अगला क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस लूज कब होगा? जब तुमको बातें नहीं समझ में आएगी। जब बात समझ में आएगा तो कॉन्फिडेंस कभी लूज ही। आ जाओ, इस क्वेश्चन का सही सही जवाब दो। सब सही है। अभिकथन गुरुत्वाकर्षण बल दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सही है ना। F इज इक्वल टू, सबको पता है क्या होता है, G m1 m2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। सही है ना। दूसरा क्या, अच्छा आगे लिखा है कारण सूत्र F बराबर G m1 m2 बटे डी स्क्वायर, जहां F पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है, m1 m2 द्रव्यमान है, d बीच की दूरी है, G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। पूरा थ्योरी पढ़ा दे तो। अभिकथन और कारण सत्य है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। 7 का आंसर ए। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर है 8। आया भाई, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान पूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। सुनो सही विकल्प। पहला कहता है, सही विकल्प चुनिए। अभिकथन किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में कमी होती है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में कमी होती है, बिल्कुल सही है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, बाएं से दाएं जाने पर घटता है। क्यों? नाभिकीय आवेश में वृद्धि इलेक्ट्रॉन को निकट खींचती है। सही है। जब बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। अरे परमाणु संख्या बढ़ा तो प्रोटॉन संख्या बढ़ा, प्रोटॉन संख्या बढ़ने का मतलब नाभिकीय आवेश बढ़ा और वह बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा बल से खींचा, साइज छोटा हो गया। तो दोनों सत्य है और इसीलिए सही व्याख्या भी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य और सही व्याख्या। दोनों सत्य दोनों सही। आ जाओ अगला क्वेश्चन, आ जाओ क्वेश्चन नंबर है 9। निम्न में से किन कोशिकांगों में स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट है? बोलो किसका? आराम से अलबलाना नहीं है। तुम लोग को अगला संडे को हम एक केमिस्ट्री का ग्रुप डी 2022 में जो शानदार क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन हम एक बार मैराथन क्लास में करवा देंगे। ग्रुप डी 2022 का केमिस्ट्री बढ़िया था, फिजिक्स कोई खास नहीं था, केमिस्ट्री बढ़िया था। एक बार केमिस्ट्री करवा देते हैं, एक बार बायोलॉजी करवा देते हैं। आज कितना तारीख है? आज कौन दिन है? सोमवार। मेरे पास दिन बच गया मंगल बुध बृहस्पति, चलो हमको छाटना पड़ेगा ना। चलो संडे को करवाते हैं, टाइम रखेंगे सुबह में 10 बजे और इतना 150-200 बढ़िया क्वेश्चन होगा ना, बढ़िया वाला जो रिपीट टाइप का नहीं होगा, सारा क्वेश्चन करवा देंगे। तुम लोग का केमिस्ट्री भी लगभग पता चल जाएगा कि इस चीज को पढ़ना है। देखो प्रीवियस ईयर से एनालिसिस करना होता है, प्रीवियस ईयर आता नहीं है, प्रीवियस ईयर एनालाइज करने के लिए, एग्जाम का मूड समझने के लिए, एग्जामिनर का मूड समझने के लिए होता है कि वो आखिर क्वेश्चन पूछ किस तरीके से। अगर वो मूड समझ में आ गया ना तो फिर हम लोग का तैयारी सही तरीका से हो जाता है, रिजल्ट हो जाता है। तो मूड समझने के लिए केवल क्वेश्चन कर, बाकी हम लोग को थ्योरी वगैरह उसमें नहीं पढ़ना है। 200 क्वेश्चन के आसपास करवाएंगे, ठीक है ना, प्रयास करेंगे, क्योंकि 200 से फिर ज्यादा हमको भी इरिटेशन होने लगता है, मन अनसा जाता है कि अब 200 क्वेश्चन लगातार 3 घंटा पढ़ाने के बाद मुंह दर्द देने लगता है। निम्नलिखित, अच्छा अब इसका आंसर बोलो, इतना समझाए तो अच्छा से बोलो। लवक में होता है कि नहीं अपना डीएनए? बिल्कुल होता है। अरे डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया को तो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं, क्योंकि इसका अपना राइबोसोम और अपना डीएनए होता है। तो ए और बी तो होने हैं, केंद्रक को कौन रोकेगा डीएनए रखने से? ये तो कंट्रोलिंग सेंटर है। एकरे में तो ऐसे जो जाल वाला रचना होता है, क्या होता है जाल वाला, ऐसे ऐसे फैलल रहता है, क्रोमेटिन। यही क्रोमेटिन जो होता है प्रोफेज में कंडेंस होकर के क्या बन जाता है? क्रोमोजोम, गुणसूत्र। गुणसूत्र में क्या होता है? जीन। जीन क्या है? डीएनए का खंड है। तो न्यूक्लियस में नहीं कैसे होगा? इसीलिए सब में होगा, मतलब ए में, बी में, सी, ए बी सी। रिक्तिका का मतलब होता है वैक्यूल्स, डस्टबिन ऑफ द सेल। अगला जो 10 नंबर है, परिदर्शक के बारे में कौन सा से कथन सही नहीं है? बताओ कौन सा कथन सही नहीं है? परिदर्शक का उपयोग टैंकों में और सैनिकों द्वारा बंकरों में भी बाहर की चीजों को देखने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है ना, ए नंबर सही। इसका उपयोग पनडुब्बियों, समुद्रों में जल की सतह पर जहाजों को देखने के लिए किया जाता है, सही।
साधारण प्रदर्शक में दो समतल दर्पण 45, अच्छा दो समतल दर्पण होते हैं, ये भी सही है। कितना डिग्री पर लगता है? 45। परिदर्शक प्रकाश के अपवर्तन के नियम पर कार्य करता है, गलत है। किस पर काम करता है? दर्पण है तो परावर्तन में काम करेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर स्टेटमेंट गलत है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। आ जाओ 11 नंबर भाई। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? बोल जल्दी से। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? पहला होता है मूल शीर्ष के ठीक पीछे, दूसरा होता है मूल शीर्ष में। अब देखो, अब बाकी प्रकाश में और अंधकार में ये क्या बोलता है? किस भाग में, तो भाग प्रकाश और अंधकार कोई थोड़ी ना होता है, यही दूगो तो ऑप्शन इसी कट जाएगा। अब इसके बाद आए कि ना आए आंसर मार देना, है ना। जब दूगो छटा जाए ना तो जय बजरंग बली बोल करके आंसर मार, बाकी देखा जाएगा क्या होगा, कुछ सही होगा कुछ गलत होगा, है ना। मान लो 5 गो सही हुआ 5 गो गलत हुआ तो फायदा ना होगा। अगर 5 गो सही हुआ तो नंबर कितना आएगा? 5। अब 5 गो गलत हुआ तो नंबर कितना कटेगा? मान लो 2 गो तो 3 गो फिर भी तो फायदा हुआ, 50-50 है। अरे 5 गो सही अब 5 गो गलत, अब 5 गो का नंबर जाएगा, इसका 5 गो का नंबर मिला 5, इसको हम मान लिए कि हमारा 6 गलत है, मान लेते हैं, है तो 3 गो गलत जाएगा ना, ये 5 ये 2 गो जाएगा तो फायदा कितना का हुआ? 3। 3 नंबर समझता है, जीवन दान नहीं है, ये फ्री हिट है। 3 बार फ्री हिट में 3 छक्का, याद है ना सीएसके वाला मैच लास्ट जो पिछला बार आईपीएल में फाइनल हुआ था, और वो जो रविंद्र जडेजा मारा था, हाँ तो वो लास्ट में ही करना है, ये नहीं कि शुरू में फ्री हिट लगा देना है, तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं करने का। लास्ट होता है फ्री हिट जो होता है ना, वो लास्ट में मारना है, सब पहले बना लो। अरे इतना विश्वास रखना कि 60 को तुम लोग तो बना लेगा, कैसे? क्योंकि हम है ना, वो तुम लोग को नहीं पता चलेगा। देखो एक चीज होता है, तुम लोग बहुत सारा चीज नहीं समझता है, एक होता है इंस्टिंक्ट लर्निंग। इंस्टिंक्ट लर्निंग का मतलब होता है ये हमको नहीं पता चलता लेकिन हम सीख जाते हैं। हमको कभी नहीं पता चलता, क्या हमको पता है कि हमको टाइपिंग आता है? कैसे सीखा ये पता चला नहीं, लेकिन टाइपिंग हो गया, उसको इंस्टिंक्ट लर्निंग कहा जाता है, और वो प्रैक्टिस से होता है। आपको पता नहीं चलता, आपका दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है टाइपिंग का, लेकिन आपका हाथ सारा चीज जान रहा होता है। आधा छ कैसे लिखाएगा, लिखकर कभी देखो तो, सोचो तो, कंप्यूटर का कीबोर्ड में आधा छ खोजना, वो तो आजकल ऑप्शन आता है, लेकिन कंप्यूटर में एबीसीडी दिखता है। ये जो कीबोर्ड है ना तुम्हारा यहाँ पे रखा हुआ, यहाँ था पहले, पता नहीं कहाँ लेके चला गया, तो उसमें एबीसीडी रहता है, लेकिन वो सब लोग टाइप, जो ट्रेंड होता है ना वो टाइप कर लेता है, तो ये हाथ सीखता है, उसी उसको कहते हैं इंस्टिंक्ट लर्निंग। तो अभी जो तुम लोग कर रहे हो ना वो इंस्टिंक्ट लर्निंग, तुम लोग को लगेगा नहीं कि हम कुछ बहुत चीज अच्छा सीख रहे हैं, लेकिन तुम लोग बहुत कुछ सीख रहा है, वो सिर्फ तुम्हारा दिमाग जानता है। तुम लोग को क्या लगता है कि हम तुमको अब रटवाएंगे कि सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है? तो 6 साल तक ही क्या कर रहा था माइटोकॉन्ड्रिया के साथ? इतना दिन से 6 साल से तो वॉलीबॉल खेल रहा था, कहीं माइटोकॉन्ड्रिया इधर जाता था कभी उधर जाता था, अब माइटोकॉन्ड्रिया कितना पड़ेगा? अब वो सब पढ़ के कोई फायदा नहीं है। अब वो सब तुम जानते हो, वो तुम्हारे पास ऑप्शन आता है तो वो सब तुम लोग ऐसे ही मार देता है, उसको कौन पढ़ाएगा? उसको पढ़ाने का मतलब तुम्हारा टाइम पास करना। अब हम तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं, ब्रेन को ट्रेंड करेंगे, एग्जाम में जाओगे क्वेश्चन देखोगे बोलेगा ये तो हलवा है। हमारा साइंस में तो 100% कॉन्फिडेंट रहना, जब हम इतना कॉन्फिडेंट है तो समझ लो कि तुम लोग को हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहो, नहीं तो फिर टेक्स्ट बुक वाला टेस्ट मार के देख लेना, है ना, अपने सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। करना कुछ नहीं, ठीक है। अब जड़ के किस भाग में सर्वाधिक, नहीं गलती होगा भाई, बोल रहे ना 100% श्योर रहो, जितना हम टेस्ट करवाएं, जितना साइंस का क्वेश्चन कराए सब बना जाओ, एग्जाम में जाके अपने सही हो जाएगा। अब जा करके वहां बैगने तोड़े लगेगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, वहां जाकर के बैगन नहीं तोड़ना है। आजा, दिमाग सबसे पहले विटामिन एच खाओ, कॉन्फिडेंस, हिम्मत, हौसला, जिसके पास नहीं है, कितना बड़ा भी सूरवीर है, नहीं होगा उससे कुछ। अपने आप पर जिसको विश्वास है वो आगे बढ़ सकता है, इसीलिए याद रखना। अब कभी भी जीवन में अगर हताश हो तो आईपीएल देख लेना, हम तो आईपीएल इसीलिए देखबे करते हैं लास्ट वाला,
हिम्मत आता है उस समय, लगता है नहीं नहीं हार रहा हार रहा हार रहा, पता चला अचानक जीत गया। वो आईपीएल क्या करता है, भले समय थोड़ा बहुत वेस्ट होता है, लेकिन अब लोग करेगा तो करेगा अलग बात है। हम लोग लास्ट का 2-4 ओवर देख लेते हैं और उससे पता चलता है कि जीवन में बाजी कभी भी पलट सकता है, तो पलट देना है इस बार बाजी। भाई सुरेश रैना बंद करके निकलना है। अच्छा, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? अब कहता है मूल शीर्ष में। मूल शीर्ष में कैसे होगा? मूल शीर्ष में तो रूट कैप होता है, रूट कैप होता है। ये कैप क्या करता है? उसको रक्षा करता है। ये एकदम आगे में कैप लगा होता है उसका जड़ का। ये क्या करता है? रास्ता में जड़ जड़ तो जमीन के अंदर बढ़ता है, तो अगर पत्थर आया तो टूटेगा तो रूट कैप है ना टूटेगा, और नहीं तो जड़ को नुकसान होगा। इसीलिए सीड्स में नहीं होता, सीड्स के क्या होता है? थोड़ा पीछे। इसलिए आंसर होगा मूल सीड्स के ठीक पीछे, यानी रूट कैप के ठीक पीछे। एक कहता है रूट कैप में, एक कहता है रूट कैप के ठीक पीछे, तो आंसर होगा रूट कैप के ठीक पीछे। यहां पर कौन सा मेरिस्टेम होता है? एपिकल। कौन वाला? एपिकल। शीर्ष विभाज्योतक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर है 12। चार पिंड ए बी सी और डी विभिन्न चाल से समतल क्षैतिज सड़क पर दौड़ रहे हैं। सभी पिंडों की चाल एक समान है। अच्छा, विभिन्न चालों से समतल क्षैतिज सड़क पर चल रहे हैं, सभी पिंडों की चाल एक समान है। यदि इन चारों पिंडों का दूरी समय ग्राफ आलेख में दर्शाए अनुसार है, तो इन पिंडों के विषय में सही कथन चुनिए। सभी पिंडों की चाल एक समान, विभिन्न चालों से समान क्षेत्र। छोड़, कौन बात बोलता का है? यह देखते हैं, छोड़ हटाओ ऑप्शन। अब देखिए ऐसा भाषा लिखा है ना, चार पिंड है, विभिन्न चालों से समतल क्षैतिज सड़क पर दौड़ रहा है, और फिर कहता है सभी पिंडों की चाल एक समान है। ये ठीक है? जब विभिन्न चाल से दौड़ रहा है तो चाल एक समान कहां से कर देगा? प्रारंभिक चाल एक समान नहीं कहता तो ठीक है, हम बात मानते हैं। यदि इन पिंडों के दूरी समय ग्राफ आलेख दर्शाएं, तो सही कथन चुनो। कहता है बी की चाल। अच्छा, चाल कैसे पता चलता है? चाल कैसे पता चलता है? इधर डी है यानी दूरी, इधर क्या है? टी यानी कि समय। यही ग्राफ है ए, यही ग्राफ है बी, यही ग्राफ है सी, यही ग्राफ है डी। तो दूरी समय ग्राफ में tan थीटा से वस्तु का चाल ज्ञात होता है। बोलो हाँ या ना? दूरी समय ग्राफ में tan थीटा से चाल ज्ञात होता, चाल ज्ञात होता। ये बात तो सबको पता है। इसमें बोलो थीटा का चाल, थीटा सबसे कम तो चाल सबसे कम, इससे ज्यादा बी का, उससे ज्यादा सी का, सबसे ज्यादा डी का। कहता है बी की चाल सी से अधिक है, बी की चाल सी से कम है, गलत। ए की चाल सबसे कम है, सही। सी की चाल डी के चाल से अधिक है, गलत। डी की चाल सबसे कम है, गलत। आंसर हो गया बी, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जा 13। कौन सा कथन सत्य है? आज सब सत्य असत्य हो रहा है, क्या पढ़ेगा? कौन सा कथन सत्य है? रॉकेट आमतौर पर भूमध्य रेखीय में पश्चिम से पूरब की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। क्या लग रहा है तुम लोग को? पश्चिम से पूरब पृथ्वी घूमती है, और रॉकेट को भी अगर पश्चिम से पूरब भेजेंगे तो सब वेग संवेग को, मतलब कि रॉकेट के वेग को पृथ्वी का घूर्णन मदद कर देगा, प्रक्षेपण आसान हो जाएगा। पहला बोलो सही है कि नहीं? पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब। और रॉकेट कैसे भेजे? पश्चिम से पूरब। अब भूमध्य रेखा से काहे भेजे? क्योंकि भूमध्य रेखा पर चाल अधिकतम होता है, तो ज्यादा फायदा होगा। तो पहला कहता है रॉकेट को आसानी से प्रक्षेपित किया जा सकेगा, तो पहला कहता है रॉकेट आमतौर पर भूमध्य रेखा में पश्चिम से पूरब की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, एक सही है। दो कृत्रिम उपग्रह एक सतह के निकट और दूसरा दूर पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। पृथ्वी के निकट परिक्रमा करने वाले उपग्रह की गति अधिक होगी, बिल्कुल सही है। पास जो होता है ना, अरे पास जो होता है वो ज्यादा स्पीड से, और दूर जो रहता है वो कम स्पीड से घूमता है। पास वाले का बोलो, पृथ्वी के निकट वाले उपग्रह का कक्षीय चाल 8 किलोमीटर पर सेकंड, और दूर वाला जो भूस्थिर है उसका याद करो 3.1। याद आ रहा है? तो पास वाला का अधिक और दूर वाला का कम। बी नंबर बोलो, दूसरा नंबर सही है ना? जब 1 और 2 दोनों सही है तो तीसरा भी देखो। पृथ्वी के सतह से दूर घूमने वाले उपग्रह की स्थिति में आवर्त काल अधिक होता है, यो सही है। दूर वाला भूस्थिर वाला कितना होता है? 24 घंटा। अब पास वाला ध्रुवीय वाला कितना होता है? 84 मिनट। इस को सही है। 1 2 3 यानी उपरोक्त सभी।
एग्जाम में ऐसा जाओगे और क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो तुम लोग का कंफ्यूजन हो जाएगा, आज सब सही है कैसे हो रहा है? सब में लगभग सही है, सही जा रहा है, मामला गड़बड़ाएगा, लगता है कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? ये सब नहीं सोचना, एग्जाम में ये सब सोच करके परीक्षा नहीं देना। बहुत लोग होता है ना, 0 और 1 ऑप्शन देख लिया, बोले ये दोनों में कोई होगा। 0 और 1 काहे दिया 0? अरे 0 दिया काहे कि 0 एगो संख्या है, बताओ कुछ नहीं है। नहीं तो वहां सोचे लगता है कहीं 0 तो नहीं होगा, अपना भी कंसेप्ट गलत करके चलाता है। ये सब चीज नहीं सोचना है। अगला क्वेश्चन आ जा 14। अम्ल के तनुकरण हेतु निम्नलिखित में से किस पद्धति को अपनाया जाना चाहिए? बोलो तुम लोग को, किसको किस में मिलाते हैं? पानी में अम्ल को कि अम्ल को पानी में? लॉजिक क्या? पानी में बूंद बूंद करके अम्ल मिलाने का, अम्ल में पानी नहीं मिलाने का, नहीं तो रिएक्शन विस्फोटक होने का। अब बोलो आंसर। अम्ल को जल में धीरे धीरे मिश्रित किया जाना चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल सही। अब आगे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमको पता है। बोलो पढ़ेगा। जल को अम्ल में धीरे धीरे मिश्रित किया जाना चाहिए, जल और अम्ल को एक साथ मिश्रित किया जाना चाहिए। आजा। किसी द्विसंयोजक धातु X का तुल्यांक द्रव्यमान 32 है, द्विसंयोजी है, तुल्यांकी द्रव्यमान कितना है? 32। तो बताओ अनुभार कितना होगा? अनुभार धातु X का क्या हो जाएगा? X का अनुभार हो जाएगा, X का अनुभार हो जाएगा, तुल्यांक कितना है बुआ? 32। कैसा है? द्विसंयोजी, 2 गुने 32 कितना हो गया? 64। काहे? कि तुम लोगों को पता है तुल्यांकी भार बराबर होता है अनुभार या परमाणु भार बट्टे संयोजकता। क्या होगा? परमाणु भार बट्टे संयोजकता। संयोजकता यहाँ पर X का परमाणु भार होगा, तत्व है ना, हाँ धातु है तो परमाणु भार, परमाणु X का परमाणु भार बराबर 64। अब बताओ इसका नाइट्रेट कैसे बनेगा? नाइट्रेट तुम लोग जानते हो क्या होता है? जल्दी बोलो तो बुआ। नाइट्रेट किसको कहते हैं? नाइट्रेट कहते हैं NO3 माइनस को। क्या कहते हैं? NO3 माइनस। अब देखो X इसका वैलेंसी 2 और नाइट्रेट आयन इस पर -1 है तो वैलेंसी कितना हुआ? 1। अब बोलो कंपाउंड क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा X NO3 होल 2। एक बार के लिए बोलो, सबको यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? फिर पूछ रहे आया समझ में? चलो तो अब इसका अनुभार तो लोग नहीं निकाल सकता है। X का कितना हुआ? 64। इसका कितना हुआ? 14। 16 तिया 48, 48 और 14 62। अब 62 दूना 144, 144 और 64 है होगा। अच्छा गुना हम गलती किए हैं। 124 गुना 64 कितना? प्लस 64 कितना हुआ? 188। बहुत गड़बड़ बात है हमारा, बोलो दोनों भाग भूला। घर में जाके दोबारा इस सब सेट को बनाओ, फायदा तब है। यहाँ आया फिर हमारा स्टाइल पे कागज को मोड़ना, पिछलका पॉकेट में रखना, फिर जाके इसे टेबल पे फेंक देना, जैसे हमारे फेंकल रहता है ना क्वेश्चन सब, तो उससे नहीं होगा। 16 नंबर आओ। 200 वोल्ट और 100 वाट के रूप में अंकित एक विद्युत बल्ब को 160 वोल्ट विद्युत की आपूर्ति से जोड़ा जाता है और बल्ब द्वारा कितनी शक्ति की खपत होगी? बल्ब द्वारा कितनी शक्ति की खपत होगी? तो P बराबर होता है V²/R। 200 वोल्ट और 100 वाट का बल्ब है, पहले बताओ 200 वोल्ट और 100 वाट का बल्ब है, ये तुम्हारा बल्ब है और इसको सप्लाई कितना दिए? सप्लाई दिए कितना भाई? 160 वोल्ट। अब बल्ब पे कितना लिखल था? 200 वोल्ट और कितना लिखल था? 100 वाट। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि बल्ब पर जो लिखल रहता है उससे बल्ब का प्रतिरोध पता चलता है। क्या बल्ब पे कितना है? 200 वोल्ट और 100 वाट, तो इसका प्रतिरोध बोलो R बराबर V²/P। जल्दी जल्दी बोल बुआ। 200 गुने 200 अब बटे कितना? 100 कितना होगा? 400। अरे कितना हुआ? 400 ओम। अब बोलो पावर कितना खर्च करेगा? कहां लिखे, क्या बनाता है? P बराबर V²/R। कितना हुआ? पावर कितना दिए? 160। 160 गुने 160 अब बटे कितना? 400। 400 में 2 शून्य उड़ गया और 4 छके 16, 16 छके 64, मात्र 64 वाट देगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। 100 वाट का बल्ब था, 64 वाट का रोशनी। लगेगा बेईमानी कर लिया दुकानदार।
क्या किया तू, वोल्टेज है उसको कम खिलाया। हम लोग भी घर में पहले वोल्टेज कम खिलाते थे। मम्मी दी टमाटर लाने के लिए 1 किलो, मान लो दाम रहा 100 रुपया, 100 रुपया रहता था, 5 रुपया 4 रुपया। हम लोग को टॉफी खाना होता था तो उसका पैसा मिलता नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, 850 ग्राम लेते। अच्छा, अठानी चवन्नी बची है, गया टॉफी हो गया उसमें। कम वोल्टेज खिलाया, घर में आते थे पकड़ती थी तो कम है, बोला तौला के सामने लाए तो कम कैसे। आजा, एक मशीन गन 700 मिलीमीटर पर सेकंड के वेग से प्रति मिनट 60 गोलियां दागती है। यदि प्रत्येक गोली का द्रव्यमान 50 ग्राम है तो बंदूक द्वारा विकसित शक्ति ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, एक मशीन गन 700 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रति मिनट 60 गोलियां दागता है। अच्छा, शक्ति निकालना है। शक्ति क्या होता है, कार्य बटे समय, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो सीधा सीधी शक्ति बराबर गतिज ऊर्जा बटे समय। देखो, पावर को 3 तरीका से निकाल लो, या तो वर्क बाय टाइम, नहीं तो एनर्जी बाय टाइम, और एनर्जी में कोई एनर्जी यूज कर लो, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक। अब देखो क्वेश्चन हम खटखट बना, पावर बराबर काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम। टाइम कितना है, 1 मिनट, मतलब कितना सेकंड, 60। काइनेटिक एनर्जी बोलो हाफ इंटू एम, एम कितना है 50 ग्राम, तो 50 बटे 1000 केजी में डालोगे ना। अब वेग कितना है 700, 700 का स्क्वायर। कई गो गोली है, गोली कई गो है 60 गोली है, गुने 60। अब सॉल्व करो, क्या होगा, 60 से 60 कट जाएगा, कटेगा, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 50, 50 गुना 100 20, 1/40 गुना 700 गुना 700, यही तो होगा मेरे ख्याल से, 7 सते 4900। अरे मोटा मोटी मान करके चले, 7 सते कितना हो जाएगा, 7 सते गड़बड़ कहीं कैलकुलेशन ना, 7 सते 49, 49 पर 2 गो शून्य, इसके बाद वो जीरो काटिए ना देते, 700 सते 7 सते 49 पर 3 गो शून्य, बटे 4, कितना होगा 1225, कहाँ गया 12200, ऑप्शन होगा। लग रहा है कि फिर हमको वजन कम, कमर दर्द स्टार्ट हो गया। जब मेरा वजन बढ़ता है ना, कल जाते हैं ना पाते हैं, हमको दम 62 पर बैलेंस करना रखता है, तो जहां 2-4 किलो ज्यादा हुआ, इसलिए हम अपना बेटवा को साथे बैठा के खिलाते हैं, है ना, तो साथ में घर से आता है तो खिलाते हैं 5 गो, तो हम खाएंगे 1 गो, पता कहाँ चलता है कि कौन 3 गो खाया कौन 2 गो खाया। आया, क्वेश्चन नंबर कितना है 18, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बोलो सत्य नहीं है, कौन। भूस्थैतिक कक्षाओं का घूर्णन काल सामान्यतः 90 मिनट होता है, सही लग रहा है तुम लोग को, है कितना होता है भूस्थैतिक है, भूस्थैतिक स्टेशनरी का कितना होता है 24 घंटा, ए नंबर गलत। संचार उपग्रह सामान्यतः भूस्थैतिक कक्षाओं का उपयोग करते हैं, सही है। भूस्थैतिक कक्षाएं पृथ्वी पर समान गति से घूमती है, सही है। ध्रुवीय कक्षाओं की गति सामान्यतः 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है, ये भी सही है। आंसर होगा 18 का ऑप्शन नंबर पहला। 1900, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो ही लोग बता दो कौन सा कथन गलत है, जल्दी से बताओ। पहला कहता है देखो, धातुओं में मिश्र धातुओं और प्रत्यास्थता की तुलना में यंग मापांक का मान निम्नतम होता है। धातुओं में मिश्र धातु और प्रत्यालक की तुलना में यंग मापांक का मान न्यूनतम होता है, सही है कि गलत है, गलत बताना है। धातुओं में मिश्र धातुओं और प्रत्यास्थलक की तुलना में यंग मापांक का मान निम्नतम है, पहला। यंग मापांक में अधिक मान वाले पदार्थ को अपने लंबाई में छोटे परिवर्तन के लिए बृहद बल की आवश्यकता है। यंग का मापांक और अपरूपण मापांक केवल ठोस के लिए प्रासंगिक है, ठोस द्रव और गैस के लिए आयतन मापांक प्रासंगिक। चलो अब देखते हैं, एक बार देख लिए क्वेश्चन। कहता है धातुओं में मिश्र धातुओं और प्रत्यालक में यंग मापांक का मान निम्नतम होता है, गलत है। धातुओं में अधिक होता है मिश्र धातु की तुलना में प्रत्यास्थता, इसलिए ए नंबर ही गलत है और आंसर हो जाएगा
धातुओं में अधिक होता है मिश्र धातु की तुलना में, ए गलत हो गया। यंग मापांक में अधिक मान वाले पदार्थ, बात सही है, जिसका यंग का प्रत्यास्थता गुणांक ज्यादा होगा उसमें लंबाई में थोड़ा भी परिवर्तन करने के लिए बल लगाना ज्यादा पड़ेगा, दूसरा सही है। यंग का मापांक और अपरूपण मापांक केवल ठोस के लिए होता है, ये भी सही है। अपरूपण गैस या द्रव का तो हो नहीं सकता है। ठोस, द्रव और गैस के लिए आयतन मापांक होता है, बात सही है, आयतन तो किसी का भी चेंज हो सकता है। तो आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और लास्ट क्वेश्चन है तो तू लोग बना ही देगा, पीरियोडिक टेबल का है, ये सब तू लोग तो बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं के तत्वों के गुणधर्म के लिए सही है? किधर से बोलो, बाएं से दाएं। ये तत्व कम धात्विक होते जाते हैं, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर तत्व कम धात्विक होते जाते हैं, स्टेटमेंट सही है, आंसर नहीं होगा। इनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, सही है। परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को अधिक सरलता से खो जाते हैं, गलत है। क्यों? क्योंकि अधातु होगा तो आसानी से खोएगा नहीं। और इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते जाते हैं, सही है, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है और धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 30 का।